सबसे पहले या तो अपन जाते हैं सीए फाइनल में एग्रीगेट में, या तो जाते हैं इंडिविजुअल में। 59 ज्यादा दुख दे के जाता है, उसका भी कोई सेंस नहीं है। अब देखो, ओवरऑल तुमको खुद को कोई रीजन समझ में आया कि भाई हम क्यों गए। इंडिविजुअली इंसान को खुद को भी पता होता है, या तो मेरा छूट गया, या तो मैं वहां पे जाके पता चला कि ढंग से सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर बहुत काटा पीटी हो रही थी, उसके बाद हमको कहीं ना कहीं करने को समझ में आया था कि ये करना, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी भैया, तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया है बट यू आर लैकिंग इन एग्रीगेट। तुम्हारा सिर्फ क्या जा रहा है? एग्रीगेट। तो एक चीज तो वो हो गई कि एग्रीगेट जा रहा है, क्यों? और एग्रीगेट का 99% रीजन ये रहता है कि 100% पेपर अटेंड नहीं कर पाते अपन। अगर हमारे पेपर्स छूट रहे हैं, इंडिविजुअली आप एक चीज समझो कि इंडिविजुअली आप देखो कि मैं एक ही ग्रुप की बात करती हूँ। लेट्स पिक द सेकंड ग्रुप। मैंने सेकंड ग्रुप ले लिया, मैं 10-10 नंबर का सब मैं छोड़ के आ रही हूँ, मैं ज्यादा भी नहीं ले रही हूँ, बेयर मिनिमम 10-10 नंबर का मैंने सारे पेपर में छोड़ा। दैट मीन्स 40 मार्क्स मेरे हाथ से चले गए। नाउ यू हैव टू स्कोर कितना? तुमको अब 40 नंबर कम करने के बाद 360 में से स्कोर करना है 200। उसको भी चलो अपन अभी साइड में रखते हैं, ये 40 नंबर मेरे साइड में होगा। तुम खुद देखो, रीजंस बता रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, शायद तुम्हें पता होगा। पॉइंट नंबर 1, 40 नंबर मेरे मिनिमम स्किप होते हैं क्योंकि पेपर क्या नहीं होता, पेपर मेरा इनकम्प्लीट है। चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि पेपर क्या है? इनकम्प्लीट। सेकेंड, जरूरी है जो तुमने अटेम्प्ट किया है हर पेपर में पूरा पूरा उसके बाद सारा सही होगा? 90 मार्क्स तो तुम्हारे सही हो ही नहीं सकते। तो मैं उसमें से एक काम करती हूँ, तब भी बेयर मिनिमम कितने लेती हूँ कि सपोज करो तुमने बहुत अच्छा पेपर किया, फिर भी क्या हुआ, 15 मार्क्स का ही तुम गलत कर रहे हो, बहुत मिनिमम लेके चल रहे हो, ज्यादा तो लेना ही नहीं अपने को। और 15 ईच तो कितना हो गया? 60 मार्क्स, है ना? यहाँ पे कितना हो गया? 60 मार्क्स। इसका मतलब देखो 100 नंबर तो यूं ही गायब हो गए। आंखों के सामने से तुम्हारे कितने मार्क्स चले गए? 60 + 40, आजकल तो मेरे को लगता है 100 मार्क्स ही होते हैं। ये चले गए तुम्हारे 100 मार्क्स। अब एक चीज और जनरली स्टूडेंट्स की स्किप होती है एमसीक्यू में। वो कहाँ पे स्किप होता है? वो तुम्हारा केस स्टडी, जिसको उस 3 घंटे में पढ़ने से पहले ही घबराहट चालू हो जाती, इतनी बड़ी केस स्टडी दिख रही है, उसको मैं पढ़ूं कैसे? वो पढ़ने बैठे, उसको समझने बैठे तो आगे का अपने क्या होने, वारे न्यारे हो जाने। तो कई बार स्टूडेंट्स की एक केस स्टडी तो छूटती छूटती है। तो वो कितने मार्क्स की केस स्टडी है मेरी? 8 नंबर की या 6 नंबर की, मिनिमम उतना होता है। तो यहीं से तुम एक काम करो मेरे सामने, ये मैंने सिर्फ 6 मार्क्स इसको इंक्लूड किए, 106 नंबर तो तुमने क्या कर दिया? आईसीआई को एक काम करो, समझो कि डोनेट ही कर दिए गए। अब तुमको कितने में से लाना है? तुमको 294 में से 200 मार्क्स लेके आना। आर यू गेटिंग? पहला रीजन जो ये पेपर छूटता है, और मिनिमम 15 नंबर मैं मान रही हूँ, मिनिमम 15 नंबर तो तुम्हारा गलत होता है। यही तुम्हारे क्या हो गए? 106 नंबर तो तुम्हारे यहीं की यही चलेगा। और वो मेरा 106 भी अभी गलत है, पूछो क्यों? क्योंकि एमसीक्यू 2 पेपर में होते हैं, एक पेपर में नहीं होता है। डीटी में भी एमसीक्यू है, आईडीटी में भी एमसीक्यू है। तो इन शॉर्ट मेरे तो 112 नंबर क्या हो गए? ऐसे ही खींची चल गई। तो टारगेट क्या है? हम सारे स्टूडेंट्स पढ़ के जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं भैया कि सीए में कोई पढ़ के नहीं जा रहा है। सबने पढ़ाई की है, सबने मेहनत की है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए? 100 मार्क्स का कंप्लीट करने की कोशिश। सबसे पहला टारगेट 100 मार्क्स अगर तुम कंप्लीट करोगे। अभी पलक को भी मैंने बोला है, अभी उसने सीए क्लियर किया है। एक और है दिव्या, उसने भी यही किया है। वो तुम्हें रीजन बताएंगे, जो अवेलेबल थे उन दो को मैंने अभी बुला लिया, वो तुम्हें रीजन यही बताएंगे। सबसे पहले पलक जो है, अब उसको मैं बोलूंगी बहुत प्राउडली, सीए पलक नागपाल। उसका 100 मार्क्स का उसका एक टारगेट रहता था, वो हर बार पेपर में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। एंड भगवान जाने वो कौन सी रफ्तार से लिखती होगी, मैं भी नहीं जानती, बट टारगेट तो यही सेट होता है ना। अगर सोच लिया कि नहीं दौड़ पाएंगे तो नहीं दौड़ पाओगे, बट अगर सोच लिया करना है तो फिर करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिख लो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। किसने बोला कि वो 40 नंबर तुम्हारे सही होंगे? चलो गलत है उसमें से,
40 में से 15 नंबर भी आते तो क्या पता जो इंसान 190 पे अटका हो वो 15 नंबर समझ रहे तुमको 205 पे ले जाते। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? कि अगर तुम्हारे 40 नंबर गायब हो रहे क्योंकि तुम पेपर छोड़ रहे हो और वही 40 नंबर तुम अटेंड करके आते, मैं बोल रही हूँ सब गलत लिखा, वो 40 नंबर में सिर्फ तुम्हें 15 नंबर आने वाले, पर वो 15 नंबर एग्रीगेट पक्के करते कि नहीं करते तुम्हारे। तो ये पहली रीजन तुम्हारा पहला क्यों एग्रीगेट तुमको दिक्कत देता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब बोलना तो आसान हो गया कि मैम 100 मार्क्स का पेपर बोल तो सकते हैं कि अटेम्प्ट हो जाएगा। अब उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी भाई? होल सोल वन ऑफ द रीजन मैं बता दूं तुमको, आधे से ज्यादा सीए फैटर्निटी के स्टूडेंट लिख के प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लिखने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सीधे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा पेन है, ये तुम्हारा कैल्सी है, खट 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 इधर स्पीड बढ़ रही है, कैल्सी की स्पीड तुम्हारी जरूर बढ़ रही है, पर यहाँ जो तुम्हारी स्पीड है ना वो है ही नहीं। मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ, एक एक चीज का हमने कैलकुलेशन करके रखा है। ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन कैलकुलेटेड वो तुम्हें बताएगी कि ये बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि 3 घंटे तुम्हें पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल गलत है। 3 घंटे मिलेंगे ही नहीं तुमको पेपर लिखने के लिए। तुम्हें बेयर मिनिमम कितने मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट हमने पूरे कैलकुलेट किए थे कि 2 घंटे 10 मिनट में पेपर पूरा लिखना होता है। अब एक काम करो, मैराथन पे अपने को क्या करना है, दौड़ने जाना है। एक दिन में तो तुम दौड़ नहीं लोगे, तुमको भी वहां पे एक तरह से हाथ की मैराथन ही चला के आनी है। जल्दी जल्दी ये भी चलना चाहिए, जल्दी जल्दी ये भी चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है 3 महीने तुम इस पे कैल्सी पे प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां जाके एकदम से कोई ऐसा अवतार आएगा कि तुम बहुत स्पीड में लिखना चालू कर दोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी चल जाएगा? तो ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो भी लिख के करो, और थ्योरी सब्जेक्ट है तो हर चैप्टर के कम से कम 10 आंसर बिना देखे लिखो। बिना देखे, हम फोकसिंग ऑन द वर्ड, बिना देखे करो। बिना देखे करोगे तब तो दिमाग चलना चालू होगा। तुम लोगों की आदत है कहीं भी हम अटके नहीं कि वैसे ही क्या हो गया, ये हम अटके, ये हमने सॉल्यूशन देखा। भाई एग्जाम में तुम्हें सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। एनी हाउ वहां पे भी यही चलना चाहिए। तो 3 महीने जब तुमको प्रिपरेशन फेज के मिलते तब भी ये चलाने की प्रैक्टिस करते क्यों नहीं हो? तो जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि हम देख देख के सॉल्यूशन करेंगे, वो मैं बोलती हूँ 90% चांसेस है फिर से अगला अटेम्प्ट देने के लिए वापस रेडी रहना। इतनी बात समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पर कॉन्सेप्ट समझने के बाद अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न कि भाई एप्लीकेशन कैसे होती है चीजों की। और अगर तुम वो अप्लाई करना यहाँ नहीं सीख रहे तो फिर 3 घंटे में कैसे तुमको लगेगा कि हम एक एक चीज समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या होगा। पेपर का लेवल, लॉ का पेपर देख लेना पिछली बार का, फिर अपना डीटी का भी पेपर देख लेना। पेपर के लेवल तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि अब ये वो सीए फैटर्निटी नहीं रही कि तुमको कट कॉपी पेस्ट पीएम के क्वेश्चन मिलेंगे। दे वांट कि सीए एक्चुअल में इधर से दिमाग से चलना चाहिए। तुम्हें पीएम के क्वेश्चन, एसएम के क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करो। और वो तभी होगा जब ये 3 महीने तुमने हाथ चलाने की प्रैक्टिस की होगी। ये हाथ एकदम से नहीं चलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत पहले ही 12th के, शायद 12th में भी तुमने कभी कॉपी बनाई होगी कि नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानती। शायद 10th में ही तुमने कॉपी बनाना 10th तक ही बनी है, 11th 12th में तो कॉपी भी बनाना छोड़ दी होगी। और सीए फैटर्निटी में तो पता ही नहीं तुमने कितनी कॉपी बनाई है, वो भी नहीं बनाई है, कितना बंक किया तुमको ही जानते हो। तो दूसरी चीज, इसको चलाना सीखो। तीसरा, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगा, एक इसको चलाने के लिए इसको भी चलाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तुम्हारा कर्म धर्म यही होना चाहिए कि बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करो। होने दो गलतियां, जितनी गलती होगी उतना सीखोगे, पता तो चले तुम्हारे दिमाग को और तुमको कि तुम गलतियां करते कहाँ हो। भाई एक चीज बताओ, मेरे को कोई चीज सीखनी है, ये देखा मैंने, मैं सारी चीज पढ़ रही हूँ, तो दिमाग को इंग्लिश तो समझ में आती है ना, उसको समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट। सच में दिमाग तो तब चलेगा जब ये बुक बंद है, अब अप्लाई करके देखो कि सच में भी समझ में आया या नहीं आया। तब तुमको पता चलेगा बिना देखे क्वेश्चन करके कि गलतियां कितनी जगह कर रहे हो।
बिना देखे लिखो। प्रेजेंटेशन लिखते नहीं आएंगे तुमको, वो तुम्हारा फेवरेट वाले टॉपिक भी होंगे ना, वो भी तुमको लिखते नहीं आएंगे। तो मैंने 4 बातें बोली अब तक। 100% पेपर अटेंड करो, और उसको 100% अटेंड करने के लिए तुमको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। लिख लिख के प्रैक्टिस साथ साथ में क्वेश्चन बिना देखे करने पड़ेंगे। देख देख के कर रहे हो तो चीटिंग कर रहे हो। बिना देखे करोगे, दिमाग को आदत बनेगी कि भाई हाँ यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे क्या होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ, कोई भी कॉन्सेप्ट को, मैं अगेंस्ट हूँ रिविजन लेक्चर्स के। कोई भी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट रिविजन लेक्चर से एब्जॉर्ब मत करो। अगर तुम्हारा पहले प्रिपरेशन हो गई है तब किसी रिविजन लेक्चर पे जाना। हमारी आदत आजकल की शॉर्टकट हो गई है, ये रिविजन लेक्चर सुने और बस हमने क्वेश्चन को देख लिया पेंसिल से कैलसी पे और हो गई हमारी प्रिपरेशन। ये गलत स्ट्रेटेजी है। अगर तुम सच में चाहते हो ना किसी सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना है, समझना है, तो बुक्स से अपनी दोस्ती वापस करो, जो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में तुमको हेल्प करेगी। चीजें तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाएंगी जब तुम खुद रीड करोगे। रीड करोगे तो वर्ड्स पकड़ोगे कि ये कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तुम अर्थ का अनर्थ करते हो। कल हमने आई ओपनिंग सेशन देखा था, एक वर्ड भी अगर तुमने अलग लिख दिया ना, गुड्स की जगह इनपुट लिख दिया, इनपुट की जगह गुड्स लिख दिया, तो पूरी चीज का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो 5 हो गया। 100% अटेम्प्ट करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बिना देखे क्वेश्चंस करो, और साथ ही साथ रिवीजन लेक्चर के भरोसे मत रहो। बुक से अपनी दोस्ती करो, पढ़ो चीजों को, तब जाके तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। अभी पहले हमारी सीए, एक बार इसको सबसे पहले तो क्लैप करो बहुत अच्छे से। नाउ शी सीए पलक नागपाल। थैंक यू। ठीक है। एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। डेडिकेशन ना, मैं सच में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलने के लिए। ट्रूली मैम ये नहीं हो रहा है, आप मेरे को ये बता दो बस कैसे करना है। एंड मैं ये नहीं बोल रही मेरा कोई एफर्ट है, मेरा अगर 1% एफर्ट है ना, तो 99% इस लड़की ने सुना है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो में सुन लिया, मैम से बात कर ली और हो गया, अब अपने हिसाब से देख लेंगे। लिटरली शी अप्लाइड ईच एंड एवरीथिंग, जो जो बोला है ना वो अप्लाई करते गई है। तो एफर्ट 99% सिर्फ सीए पलक नागपाल की ही है। अंकिता अरोरा की कोई एफर्ट्स नहीं, सिर्फ उसको मुंह से बोलना था कि भाई ये कर लो, और वो लड़की कर रही थी। टेस्ट सीरीज दी है उसने, टेस्ट दिए, बिना देख के सॉल्व किया है, नोट्स बनाए हैं, रिवीजन को रिवीजन की तरह लिया है, ना कि री रीडिंग किया है। और लिटरली उसको खुद को ये पता चला कि पढ़ाई जो हम छोड़ चुके थे ना वैसे पढ़ना, वो पढ़ना क्या होता है। और उसका एक ही टारगेट था कि मैम मेरे को प्रूफ करना है कि ना, लोग बोलते हैं कि लड़कियां सीए नहीं बन सकती जहां भी वो रहती है, तो मेरे को प्रूफ करना है। और जब इसने आज कॉल किया ना, तो पहली लाइन मेरे दिमाग में यही थी कि यू प्रूव्ड इट कि गर्ल्स सीए बन सकती हैं। तो ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे अभी भी ऐसा सोचा जाता है भैया लड़कियां कर क्या सकती है। So I'm very very proud of her. She did it. मतलब अब तुम बताओ इन लोगों को कि एक्चुअल में तुमने क्या क्या किया, और प्लीज नोट डाउन करो। अगर सच में चाहते हो ना दिल से कि हाँ भैया सीए अपने नाम के आगे भी लगना चाहिए, तो वो चीजें एक्चुअल में लिखो। और बाकी कुछ लोग हैं वो तो बाद में ये पर्सनली भी उनको बता ही देगी कि क्या क्या करना है। चलो ओवर टू यू पलक, बताओ इनको। सबसे पहले तो मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज शी हैज गाइडेड मी अ लॉट। जब मैंने फर्स्ट ग्रुप के इससे पहले एग्जाम्स दिए थे तो आई वाज लिटरली वेरी श्योर कि मैं क्लियर कर लूंगी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिजल्ट आया तो आई कुड नॉट क्लियर इट। उसकी वजह थी ऑडिट। मैंने मैम को कॉल करा एंड शी गाइडेड मी कि ऑडिट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या और हमें सबसे पहले कवर क्या करना है। सो ऑडिट अगर करनी है तो उसमें सबसे पहले मैम ने मुझे बोला स्टैंडर्ड्स, और ऑडिट में मेन चीज जिसने मेरी हेल्प करी दैट वाज क्यूमुलेटिव रिविजन्स। ये टेक्निक ऐसी है जो अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो मुझे लगता है क्यूमुलेटिव रिविजन से वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। द सेम वाज द केस विद मी विद डीटी। डीटी मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट था। मैंने उसकी जो भी हम लोग क्लास में करते हैं उसको बिना देखे हर मतलब मेरी रफ कॉपीज अगर आप देखोगे तो आपको बहुत जगह ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स दिखेंगे जो मैम स्टिकी नोट्स पर बनवाती थी। वो आप रेगुलरली दिन में 5 मिनट या 10 मिनट ही लगते हैं उसको करने में। तो वो हैबिट ऐसी है जो वो कोई भी वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकती है।
द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है जिसने मेरी हेल्प करी, दैट वाज एनालाइजिंग सजेस्टेड आंसर्स। डीटी में जब मैंने क्लासेस ली थी तो हमने अतुल अग्रवाल का स्कैनर करा था, और मैम ने हर एक क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स तक हमें रीड करके दिखाए थे कि इस वर्किंग नोट में ये पॉइंट लिखना है जो हेल्प करेगा। तो वर्किंग नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और की पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं, बिकॉज की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आई थिंक डीटी या किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरी में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। इवन प्रैक्टिकल में भी अगर आपका आंसर सही है, वो मेरे साथ हुआ है कि मेरा टीडीएस का पूरा आंसर सही था, बट मैंने उसमें की पॉइंट्स नहीं लिखे थे जिसकी वजह से मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। की पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन से हैं, और उसको मुझे लगता है जॉट डाउन कर लेना चाहिए या उसको मार्क कर लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट डे आप सब लोग सब चीज रिवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद में जो 1 डे बिफोर रिविजन सेशंस होते हैं जो मैम ने ऑर्गेनाइज करे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा वॉल्यूमिनस है कि आप हर एक चीज रिवाइज नहीं कर पाओगे। और जब हम रिविजन सेशंस के थ्रू करते हैं तो उससे हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, और मोर ओवर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग शायद भूल जाते हैं तो वो अच्छे से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि हाँ ये सब चीजें करनी है। उसके अलावा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम अच्छे से जानती है कि मेरे जो भी एग्जाम्स पास हुए हैं उसमें एक रीजन ये था कि मैं 100% पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी। तो डीटी का पेपर मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, और उसमें मेरे 40 शायद इसीलिए आए क्योंकि मैं पूरा अटेम्प्ट करके आई थी। नो डाउट शायद मिस्टेक्स होंगी, बट पूरा 100% अटेम्प्ट करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो प्रैक्टिस इतनी करनी है कि उस टाइम पर आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको हम जर्नली स्किप करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल डीटी में इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ऐसा है जो शायद आप उस मंडे में स्किप करके जाओगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अकॉर्डिंग, आपके पास इतना टाइम नहीं है। उन चैप्टर्स में से 2 या 3 1 मार्क के जो एमसीक्यू आते हैं 1 मार्क के या 2 मार्क के, वो भी एक सेवियर बन सकते हैं। तो उन चैप्टर्स को पहले इतने अच्छे से कवर अप करना है कि लास्ट डे में अगर आप उसको नहीं भी देखकर जा रहे तो आप एटलीस्ट उसके एमसीक्यू तो कर सकते हो। और उसके अलावा एबीसी एनालिसिस जो मैम ने फर्स्ट डे ही बता दिया होगा कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा फोकस करके वो चैप्टर्स करके और उसके बाद बाकी चैप्टर्स। एंड व्हाट वुड यू से अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि जो टाइमर लगा लगा के इन लोग को सॉल्व करना चाहिए, उसका कैसे होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट इज द की। अगर आपको सब कुछ आता है और आप वहां लिख नहीं पा रहे, आने का कोई फायदा नहीं। सो अभी जब हम क्लासेस के साथ में टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमारी स्पीड इंप्रूव होती है, और स्पीड के साथ में राइटिंग स्किल्स जो आपकी होती है, पेपर प्रेजेंटेशन, वो भी टाइमर के साथ इंप्रूव होगा। वैसे तो आप बहुत सजा के लिख लोगे, बट अगर आप उसको टाइम में नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। सो टाइमर से स्पीड के साथ में राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, तो वो हैबिट डालनी पड़ेगी। What she mean about the timer ना, it's not only about the class. क्लास के बाद भी जब भी आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो ना, देखो सबसे पहले तो करना क्या चाहिए, पेपर को एक बार अगर डीटी है उठा लिया डीटी और देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं पेपर में। हर पेपर में क्वेश्चंस तो उतने ही रहते हैं। तुम ये देखो अगर 15 क्वेश्चन तुमको हैं तो वो 15 क्वेश्चन का टाइमर कितना है तुम्हारे पास, 2 घंटे 10 मिनट। तो ये प्रैक्टिस तुम्हारी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, जब तुम तुम्हारे आंसर्स वगैरह देखते हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के चैप्टर्स के क्वेश्चन करते हो, एग्जैक्ट 2 घंटे 10 मिनट का टाइमर लगाओ और तुम्हारे 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी है डीटी आईडीटी में वो सॉल्व होने चाहिए। दैट मीन्स टाइमर लगा लगा के सॉल्व करो, जिससे ऑटोमेटिकली ना एक एग्जाम प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई टाइम भी निकलता जा रहा है, सोचना भी है, लिखना भी है, प्रेजेंटेशन भी करना है, गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। सुनने में ऐसा लग रहा है मैम कितना प्रिपरेशन है, पर यही प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बोल रही कि तुम क्लियर कर जाओगे, फॉर श्योर सेकेंड अटेम्प्ट में तुम इसी से क्लियर करोगे। क्योंकि आधे से ज्यादा जो जनता है ना रट नहीं रही है चीजों को, समझ लिया और समझने के बाद रिविजन तो है ही नहीं। रिवीजन के नाम पे तुम री रीडिंग कर रहे हो, बुक खोला हाँ हाँ वापस पढ़ लिया मतलब मुझे सब आता है। रिवीजन का मतलब है बिना देखे सोचो कि क्या क्या चीजें तुमको याद है, फिर बिना देखे उसको लिखो। बिना देखे लिखोगे तो प्रेजेंटेशन समझ में आएगा और तुम ऑटोमेटिकली 3 महीने एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहे हो तो तुम्हें 3 घंटे वो ऑटोमेटिक सेवियर लगेंगे कि हाँ 3 घंटे मैनेजेबल है, पैनिक नहीं करना है। मैम हमारे साथ आपने एक हमें टारगेट दिए थे मैम ने कि लास्ट 5 ईयर ना पेपर्स इवेलुएट करने हैं।
जब लास्ट 5 years पेपर मैंने इवेलुएट करे थे, उसमें यू विल फील लाइक सब क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपने करे होंगे, बट जब आप उन पेपर्स को खुद सॉल्व करने बैठोगे ना, तो 1 या 2 पॉइंट्स आपको उस टाइम पर भी क्लिक नहीं करेंगे। आपने पहले देखे हो या करे हुए हैं, बट स्टिल आपको वो क्लिक नहीं करेंगे। वो चीज भी बाद में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे वर्क करना है। एग्जैक्टली अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये सब तुम लोग जॉट डाउन करो कि सबसे पहले ना जो 10-15 मिनट होते हैं ना तुम्हारे पेपर रीडिंग के, मैं सबसे पहले तो उसको भी क्लैरिफाई कर दूं कि भाई पेपर रीडिंग के लिए 15 मिनट नहीं होते हैं। ये भी एक गलत चीज है कि भाई पेपर रीडिंग के तुम्हारे 15 मिनट है। सबसे पहले रोल नंबर भरने का तुम्हारा 3 मिनट में एग्जैक्टली माइनस करती हूँ, तो तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट है पेपर रीडिंग के। उसमें भी अगर हम लास्ट बेंच पे बैठे हैं तो भाई हमारे तक पेपर आते आते 1 मिनट निकल चुका होगा, तो इतना कैलकुलेटिव होके सिर्फ यू हैव 11 मिनट्स। तो पेपर रीडिंग भी कैसे करनी मैं अभी बताती हूँ। दिव्या को अभी जल्दी लीव करना होगा, तो दिव्या इज ऑल्सो नाउ सीए दिव्या केसवानी, तो इसके लिए भी क्लैप करो एवरीवन, यू शुड अप्रिशिएट दिस थिंग। और म्यूट थैंक पे यू, क्लैप मत करो, म्यूट की आवाज नहीं आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। अब इसकी स्टोरी भी मैं बता दूं, तुम्हें नहीं पता लाइफ में कब ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि तुम्हें बहुत सारी चीजें एक साथ फेस करनी होगी। शी वॉज इवन नॉट हैविंग टाइम। कोविड के टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि लोगों को फाइनेंशियली बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस में भी क्या हुआ, दिक्कत हुई, बट शी ब्रेवली फाउट विद दैट ऑल्सो। फिर उसके बाद सीए भी मैनेज किया। पिछली बार ऐसा था, पिछले अटेम्प्ट में शी गिवन एग्रीगेट, उसका रुका, और उस वक्त भी एग्रीगेट इसलिए रुका क्योंकि उसको टाइम नहीं मिल रहा था कि वो पढ़ पाए। बट एक चीज फोन पे हम लोग की डिसाइड हुई थी कि भाई दिव्या गिव अप नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस अटेम्प्ट में नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में होगा, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, जो होगा साथ में करके रहेंगे। अगेन शी वॉज ऑल्सो द वन। बोला है सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको इतना बोला था, दिव्या जो हो गिव अप मत करना, फेल हो जाएगी मेरे को वो चलेगा, लेकिन गिव अप मत करना। उसने ये बात सुनी अपने हिसाब से, वही जो क्लास में हमारा चलता था, शी डिड दैट एंड नाउ सी बोल सकती हो सीए दिव्या केसवानी। और इसका फर्स्ट ग्रुप 4 साल हो गए, शायद 3-4 साल, 4 years हो गए मैम। 4 years पहले फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ था। कुछ सर्कमस्टेंस बोलते ना लाइफ के ऐसे आते हैं कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू गिव अप विथ योर स्टडीज। शी रीस्टार्टेड द स्टडीज। अब बोल सकते हैं फाइनली वो इतना स्ट्रगल जो था ना, कम टू एन एंड। यस मैम, एब्सोल्युटली। इतना बड़ा रिलीफ है, हैप्पीनेस तो है, हैप्पीनेस सेकेंडरी हो जाता है, अब रिलीफ ही फर्स्ट रहता है कि चलो निकल गया अब हो गया उसके लिए मैम थैंक यू सो मच। जो मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब आपने काफी पुश किया था मेरे को। आई वाज मतलब मैं क्लासेस भी मैं रेगुलरली मुश्किल से आ पाती थी मैम के, कि मैम एक भी क्लास मेरा मिस होता था मैम मेरे को पिंग कर देती थी कि नहीं अटेंड तो करना है तुझे, बाद में मत पढ़ बेशक, लेकिन क्लास में पढ़ लो, जो पढ़ रहे हैं वो क्लास में एटलीस्ट पढ़ लो, एक बार तो कवर हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ आता है। एंड देन ऐसे एक टाइम आया था बीच में जब ऑप्ट आउट का ऑप्शन आया था जुलाई में आई थिंक, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी मतलब डिप्रेशन में थी एंड बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए, एंड मैम ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया उस टाइम पे। सो दैट इज़, अभी ये पास होने से भी ज़्यादा वो पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा याद है, बिकॉज इफ़ आई हैड गिवन अप दैट डे, आज ये वाला डे नहीं होता मेरे पास। वो वाला डे था जब आई रिमेम्बर मैं एक क्राउडेड बस में थी एंड मैम का कॉल आया था, आई कुडंट इवन टेक हर कॉल, लेकिन मैम ने मेरे को टेक्स्ट किया कि फ़ोन उठाओ फोन उठाओ, एंड देन आई हैड टू पिक अप दैट कॉल बिकॉज मैम ने बोला था फोन उठाओ, एंड फोन पे फिर मैंने बात किया एंड दैट वाज द कॉल दैट चेंज्ड कि हाँ देना है, पेपर देना है, कुछ भी हो, पढ़ाई हो ना हो डजेंट मैटर, पेपर तो देना है। दैट वो जो मैंने पढ़ के, जब मेरा आई थिंक 191 आया था लास्ट टाइम जब नहीं भी हुआ था, तो भी मैम का था कि अब भी ये आया है इस बार 191, वी नो कि क्या कमी है, सब्जेक्ट वाइज भी पता है हमें। मैम से मैंने आई थिंक लास्ट टाइम जुलाई में तो चारों सब्जेक्ट लिया था एक्चुअली, कॉस्टिंग, इसका, DT ITT चारों लिया था। एंड मैम को पता था कि मेरा पढ़ने का पैटर्न कैसा था, एंड शी मतलब जो पर्सनल टच जो मैम का है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज
जो भी मतलब वो मास क्लासेस में नहीं मिलते हैं जनरली। तो वो एक था जो बहुत हेल्प किया मेरे को, एंड शी न्यू कि कहाँ कहाँ मेरे को इश्यूज थे। हमने पेपर भी निकलवाए थे, आई थिंक पलक विल ऑल्सो नो, हमने पेपर भी एक दूसरे का भी देखा था कि क्या क्या गलतियां, हमने एक दूसरे के पेपर से भी गलतियों से भी सीखा कि अच्छा ये लिखा था पलक ने, उसको नहीं मिले, मैंने लिखा था ये नहीं मिले। दैट ऑल्सो हेल्प। मैम ने वो पेपर रिव्यू भी किया था, एंड अभी तक भी उसके बाद से जो हमने दोबारा, मैंने सेकेंड टाइम मैम से IDT-DT दोबारा लिया ताकि मेरा प्रॉपरली हो जाए, क्योंकि एक्चुअली इतना टाइम हो गया मेरे को वो सेल्फ स्टडी वाला माहौल बचा नहीं था मेरे लिए कि कोई साथ में हो पढ़ने के लिए, तो इट वाज मोर हेल्पफुल उस टाइम तक। सेकेंड टाइम जब मैंने मैम के साथ किया था तो एक एक पॉइंट्स हमने जो एक एक क्वेश्चन, जैसे अभी भी मेरे को आप पूछोगे शेड्यूल 1 में क्या है, मेरे को मैं लिख पाऊंगी वो जो भी पॉइंट्स हैं, और एज इट इज लिख पाऊंगी जैसे कि एग्जाम में मार्क्स मिले। तो वो जब भी आंसर्स लिखते थे तो यही याद आता था कि मैम बोलेंगी कि ये रह गया दिव्या, ये छोड़ छोड़ दिया। तो पेपर के टाइम भी वो चीजें याद आ रही थी इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में कि एक सेकेंड हनी हनी मेरा कॉल चल रहा है सॉरी। सो उस टाइम पे भी जब जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी, एंड मैम इस बार मैम ने टेस्ट सीरीज कराया था एक, वो एक था कि टोटली हेल्पफुल। पढ़ तो लेते थे हम, लिख भी लेते थे पढ़ते टाइम, बट वो टेस्ट सीरीज वाज मे बी वही जो है वो 191 से अब मेरे को 227 तक लेके आए हैं वो टेस्ट सीरीज का। तो अल्टीमेटली दैट इज व्हाट हेल्प मी, क्योंकि वो लिख के हम प्रैक्टिस हो जाता था कि कैसे लिखना है, और एक दूसरे का पेपर चेक करने से ये भी पता चल रहा था कि उस बंदे ने ऐसे गलती की है, मुझे भी नहीं करनी। बेसिकली अगर बोले तो एग्जाम बिफोर एग्जाम ना तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। एग्जैक्टली कि एक वो माहौल कि एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना होता है 3 घंटे में, और वही माहौल एक बार घर पे, जिसको बोलते ना ऐसे बेचारी मॉक टेस्ट पेपर देती क्यों है तुमको, इसीलिए कि भाई बैठो एग्जाम कंडीशन में एक बार दे दो। पर हम मॉक टेस्ट पेपर को कैसे यूज करते हैं, अगर एंड डे पे टाइम मिला तो सुबह सुबह मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस देख के चले जाएंगे। पर ये क्वेश्चन देख के लगता है कि आता है, जैसे पलक ने बोला ना, देख के लगता है कि आता है, ये तो आता है, कर लेंगे ये तो, बट वो जब लिखने बैठते हैं तब पता चलता है कि इसमें मार्क्स ही नहीं मिलेगा। आप खुद चेक करोगे तो सोचोगे कि मार्क्स कि तुमने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लगाई थी कि हाँ अब 227 भी बहुत अच्छे मार्क्स है भाई, कम नहीं है। ये 27 किसी और को मिलते ना तो कोई और भी पार हो जाता। ठीक है तो ये बताओ कि तुम्हारी बेसिक, तुम जब प्रिपेयर करी थी ना, तुमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी? तो अगर हम DT की बात करते हैं तो DT में ये था कि जो 5-6 टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन है, एंड जो मैम बोलती हैं PGBP को मैंने लास्ट प्रायोरिटी दिया था, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। PGBP मेरा लास्ट प्रायोरिटी था क्योंकि पिछले बार भी मेरे ठीक थे उसमें मार्क्स। तो जो भी आपका कोर एरिया होगा ना, जो आपको पता ही ऑलरेडी आता है, उसको हटा दो, उसको लास्ट में पढ़ना है हमेशा, मेरा तो यही मानना है। एंड जो मैम ने टॉपिक्स और बोले थे, PGBP वाज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स। वो हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट्स एंड एसोसिएट वो अपना द वेरियस एंटिटीज का टैक्सेशन। दीज आर द थिंग्स जो 4 पॉइंट मैंने पकड़े, एंड इसी को मैंने बहुत बार, एंड स्पेशली जो आपका वो था जो चार्ट बनाते थे हम लोग, जो जिससे कि हमारा मिस्टेक्स, एडजस्टमेंट शीट था, जो इस बार मैंने चेंज किया अपने लास्ट टाइम से इस बार में। आपको बोल रही एडजस्टमेंट शीट जो क्लास में है ना, हाँ, कुछ और छूट जाए, एडजस्टमेंट शीट नहीं छूटनी, बहुत हेल्पफुल है वो। एंड इनफैक्ट वो एडजस्टमेंट शीट मेरे लिए जो एग्जाम वाला मॉर्निंग था ना, उसमें देखने में भी मेरे को सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो गया। जो भी ये मैंने ऐसे नहीं है कि सब चैप्टर के बनाए थे, बट ये जो 4-5 टॉपिक्स थे, TDS हो गया, ये हो गया, इन सब के मैंने जरूर बनाए थे वो एडजस्टमेंट शीट। वो दैट वाज समथिंग दैट चेंज्ड जो भी मेरा लास्ट टाइम 40। इनफैक्ट PGBP पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं बचा था, तो PGBP मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट शीट से ही करा था, वही करके गई थी। एग्जैक्टली मैंने भी क्लास वालों स्पेसिफिकली वो बहुत, स्पेशली DT में, यस DT में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज DT का सिलेबस ही इतना वास्ट है। हमेशा DT के साथ यही होता है, पैनिक होता है लास्ट में कि कवर नहीं हुआ। दैट इज समथिंग जो एडजस्टमेंट शीट से बहुत हेल्प हुआ। सार्थक स्पेसिफिकली टू यू आल्सो लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट शीट होनी ही चाहिए।
होता क्या है ना कि हम लोग सिर्फ प्रोविजन रिवाइज करते हैं। एडजस्टमेंट शीट वो चीज है जो तुमको प्रोविजंस के साथ में क्वेश्चन भी रिवाइज करने में हेल्प करेगी। पूजा, इफ यू आर हियर तो याद रखो, और तुमको भी पता है, तुम भी थी क्लास में पिछली बार, एडजस्टमेंट शीट होती क्या है। तो अगर तुम वो एडजस्टमेंट शीट बना रहे हो ना, तो सच मानना कि एक एक कॉन्सेप्ट जॉट डाउन ऑलरेडी हो चुका है कि ये टेस्टेड चीजें हैं, और उसको अगर तुम कभी कोई टॉपिक छूट भी जाएगा ना, तो सिर्फ तुम वो एडजस्टमेंट शीट भी पढ़ोगे तो वो 1.5 दिन ना बहुत भारी लगता है। उस वक्त ऐसा है कि ये नहीं लगता कि कितना हुआ, दिमाग को ये रहता है कितना छूटता जा रहा है। वो छूटते जा रहे के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जस्ट 5-6 बजती है ना एग्जाम दूसरे दिन, और 5-6 बजे वहीं से उनका क्या होने लगता है, डिमोटिवेशन चालू हो जाता है। और ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि बस ये 5-6 बजे ओह मेरा ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, कल तो एग्जाम है, वो टाइम एकदम से फास्ट जाता हुआ नजर आने लगता है तुमको। तो वो सबसे पहली स्टेज होती है डीमोटिवेशन की। पहले तो दिमाग को काम डाउन करो और उसको समझाओ कि अभी टाइम है और मेरा इतना हो गया, जितना होगा 1 बजे तक या 12:30 बजे तक करते रहेंगे, तुम करते रहो 12:30 बजे तक। उसके बाद जितना हो गया हो गया, और क्लोज करके ये सोचो जितने मैंने किया ना उसी में से आना है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लेज अ वाइटल रोल हियर। अगर तुम नेगेटिव पे फोकस करते रहेगे ना, तो नेगेटिव नेगेटिव होके ना तुमको पैनिक आएगा। स्वाति, यू वुड नो दिस थिंग नाउ, कि एक चीज अगर तुम्हारा गलत जा रहा है ना, कि तुम पैनिक कर रहे हो, तो पैनिक करने में आती हुई चीजें तुम वहां पे सही नहीं लिख के आओगे। कई बार तो तुम्हें क्वेश्चंस भी 1-2 बार पढ़ने पड़ जाएंगे ये समझने के लिए कि क्वेश्चन लिखा क्या है। सीए इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंड। सिर्फ दिमाग को कंट्रोल करना है, और ये सेल्फ डाउट जीरो कर देना है। करेक्ट, सेल्फ डाउट जीरो करो। ये जो तुमको मैं प्रिपरेशन की जो दे रही हूँ ना ज्ञान, कुछ नहीं, तुम जब बचपन में पढ़ते थे यही करते थे। अच्छे से पहले समझा, फिर चीजों को क्या किया, लर्न किया, लर्न करके बिना देखे लिख लिया। अगली बार कोई मम्मी या पापा क्या करते थे, कॉपी में बताओ ये क्वेश्चन है इसका आंसर बोलो। ये वही टेक्निक यहाँ पे चाहिए कि पहले याद समझो, याद करो, बिना देखे लिख लो, और उसके बाद टाइम टू टाइम रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब है कॉपी बंद रखो। मैंने क्या क्या पढ़ा था, 10 करके कॉन्सेप्ट था, किसको मिलता है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है। अब उसमें तुम कुछ भूलोगे, फिर कॉपी खोल के देखो कि भाई ये चीज हम भूल गए, तब तो दिमाग रजिस्टर कर रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि ये भूलने वाला एरिया है और ये भूलने वाला एरिया नहीं है। एडजस्टमेंट शीट जब बनती है उसमें ये होता है जो चीजें तुम्हें ऐसे ही आती है, तुम नहीं भी कोई प्रोविजन पढ़ोगे, तुमको पता है कि ये ऐसे ही सॉल्व होना है, तो उसको लिखना ही नहीं है। लिखना वो है कि हमें कोई नया एडजस्टमेंट दिख गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, या फिर वो एडजस्टमेंट जो क्या है मुझसे बार बार सॉल्व करने में गलती हो रही, बार बार गलती हो रही। तो जब तुमसे कोई चीज बार बार गलत हो रही उसको लिखो, तो तुम्हें पता चलेगा ये मेरा गलती वाला एरिया और ये मेरे नए एडजस्टमेंट वाला एरिया, और उसी को तो देखते जाना होता है। बाकी तो जो आता है वो तो वैसे भी आता है, उसको देख के करोगे क्या, टाइम वेस्ट करोगे। अब जैसे एसएफएम की मैं बात करूं, एसएफएम करते वक्त स्टूडेंट्स का क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं एग्जाम टाइम पे, सॉल्व करे, मत करो ऐसा। जिन जिन लोगों का एसएफएम है, एसएफएम में अगर मैं सिर्फ जाती हूँ मर्जर पे, मर्जर पे क्या है, ईपीएस बिफोर एक्विजिशन क्या हुआ, आफ्टर एक्विजिशन मर्ज करने के बाद ईपीएस क्या है, प्रॉफिट एंड गेन क्या है। वो नहीं होगा तो मार्केट प्राइस बेसिस पे वो पूछता रहेगा कि ये बताओ पहले क्या है बाद में क्या है। चलो वो भी नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू पूछेगा। क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स क्या करो, पहले पढ़ते जाओ। तुमने मर्जर एक बार कर लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मर्जर, चैप्टर मर्जर कर लिया एक बार, किसी भी फैकल्टी से जिनसे पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, बाद में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पढ़ते जाओ, सिर्फ पूरे एक बार क्वेश्चन बैंक उठाओ, रिक्वायरमेंट पढ़ो। तुम एक बार जॉट डाउन कर लोगे कि अच्छा ये 20 चीजें जो ये बार बार रिपीट करके हर क्वेश्चन में इधर उधर पूछ रहा है, वो 20 चीजें क्या है। एग्जाम टाइम पे अपने आप को याद दिलाना कि ये रहे वो 20 क्वेश्चन जो गोल गोल घूम घूम के हर एरिया में क्या आ रहे। ऑलरेडी मर्जर तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई, ये एडजस्टमेंट्स लिख लिए कि ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये 20 एडजस्टमेंट पूरे इतने 50 क्वेश्चन में तो यही मैं बार बार कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली वो चैप्टर क्या हो गया तुम्हारा, छोटा हो गया, और एग्जाम टाइम पे विद क्वेश्चन तुम करके जा सकते हो। सेम इज फॉर तुम्हारा एससीपीएमई। एससीपीएम में भी होता क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। कॉस्ट देने के 4 तरीके हो जाएंगे, प्रॉफिट देने के तरीके होते हैं, सेल्स प्राइस उसने कैसे दिया है वो पूरे बुक में तुमको वही तरीके मिलेंगे। तुम्हें जॉट डाउन करना होगा, सीखना होगा कि सेल्स प्राइस किस किस तरह से दे रहा है वो, प्रॉफिट किस किस तरह से दे रहा है, उसके बाद तुम्हारा कॉस्ट किस किस तरह से दे रहा है वो। प्रॉफिट देने का तरीका क्या है, टर्नओवर का परसेंटेज,
या तो ये देगा, या फिर बोलेगा कॉस्ट का इतना परसेंट या सेल्स का इतना परसेंट या एब्सोल्यूट डिजायर्ड प्रॉफिट नाम से चीजें दे देगा। तो 4 तरीके से तो तुमको प्रॉफिट दे दिया। ऐसे तुमको जज करना है एक बार कि कॉस्ट किस किस तरह से दे रहा है, प्रॉफिट किस किस तरह से दे रहा है। और यकीन मानना अगर डिजायर्ड प्रॉफिट दिया है ना तो बार बार वो वेरिएबल कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करवाएगा, टोटल कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करा के सेल्स पे ही लेके जाता है तुमको। इतना एक जैसा चल रहा है, बट दिक्कत ये तुम फोकस करते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे इंस्टेड ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि वो दे क्या रहा है बार बार और उसको सॉल्व करने का तरीका हर बार सेम है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब फर्स्ट बैच एएमए के लिए थी यही सिखाया था इन लोग को बैठ बैठ के कि देखो कि हर बार उनने कैसे दिया है क्वेश्चन, तुम देखोगे ना तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जब जब इसने डिजायर्ड प्रॉफिट लिखा है मतलब मुझे यही अप्रोच अप्लाई करनी है। जब जब इसने कॉस्ट का क्या दिया, परसेंटेज दिया, उसको प्रॉफिट में निकालना है, तब तक यही अप्रोच लगेगी। तुमको ऑटोमेटिकली एससीपीएमई भी ना समेटता हुआ दिख जाएगा कि ऐसा एडजस्टमेंट ये आए तो ये एडजस्टमेंट के हिसाब से चलते, ये आए तो ये एडजस्टमेंट। क्योंकि बच्चों को एससीपीएमई एएमए में समझ ही नहीं आता कि सॉल्व करना स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग है। तुमने आईडीटी किया है, आईडीटी में कितना इधर उधर लिंकेज करके घुमाती हूँ, पर डीटी एज इट इज वही की वही है। उसमें वर्ड्स क्या नहीं लिखे उस पर फोकस होता है कि ये वर्ड लिखा है और जो नहीं लिखा उसको भी पढ़ो। दैट इज नोन एज रीडिंग इन बिटवीन द लाइन। रीडिंग इन बिटवीन द लाइन मतलब जो लिखा है वो तो तुम यूं भी पढ़ सकते हो, जो नहीं लिखा क्वेश्चन उस पर आता है। आर यू गेटिंग? डीटी को समझ लो। अगर डीटी में लिखा है रेसिडेंट को कोई डिडक्शन मिलेगा तो पता है वहां वो क्या लिखेंगे, नॉन रेसिडेंट का वो डिडक्शन। तुमको याद होना चाहिए अरे ये रेसिडेंट का था, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। तो डीटी जब भी पढ़ो जो लिखा है वो तो आएगा ही आएगा, पर उल्टा भी सोचो इसकी जगह नॉन रेसिडेंट हो गया तो वो डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं एक बार में तुमको सब नहीं बता सकती, पर बता सकती हूँ कि डीटी ये पढ़ो कि वर्ड्स जो लिखे हैं वो तो फोकस होना चाहिए, पर क्या वर्ड नहीं लिखा है याद करो। मैं लिमिट्स बताती हूँ। लिमिट्स में क्या होता है, इक्वल टू 2 लाख अगर कवर नहीं हो रहा तो मैं इक्वल टू 2 लाख बोल के करती हूँ, उसको कट करो तो आंखों को दिखेगा कि 2 लाख पे ये चीज नहीं एप्लीकेबल होती है, मोर देन 2 लाख पे एप्लीकेबल होती है। जैसे इक्विलाइजेशन पे जाओ, 1 लाख तक इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, ठीक है। और उधर 2 करोड़ पे भी क्या होता है, इक्विलाइजेशन लेवी लगता है। जब वो नया इक्विलाइजेशन आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर का है तो हम वहां लिखे है ना कि ये 2 करोड़ पे भी लगेगा और वहां पे वो 1 लाख पे नहीं लगेगा। तो ये तरीका क्या है, उन चीजों को पिक करो जहां पे ये क्वेश्चन पुट करते हो तुम वहीं कंफ्यूज होते हो। कहाँ पे टाइम में लिखा है एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और कहाँ लिखा है डायरेक्ट क्या करना है, डेट से ही स्टार्ट करना है टाइमिंग। दैट विल हेल्प यू। तुम डीटी का सबसे पहले प्रिपरेशन डीटी में मैम एक पॉइंट और जो आपने बोला था कि एक बार प्रोविजंस कर लिया तो बार बार दोबारा प्रोविजन लेके मत बैठो, जो कि हम हमेशा मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करो, वहां से प्रोविजन भी रिवाइज हो जाएंगे साथ साथ। दैट इज समथिंग जो बहुत टाइम सेवर है। अब जैसे ये शिवानी है, पूजा है, अर्पित है, अगर ये लोग सेकंड ग्रुप दे रहे, सार्थक है, तुम लोग अभी सेकंड ग्रुप फिर से देने जा रहे हो, तो भाई अगर सेकंड ग्रुप दे रहे तो ऑलरेडी प्रोविजंस पढ़ चुके हो, उतना विश्वास खुद पे रखो कि हमने प्रोविजंस पढ़े हैं। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सपोज करो तुम कौन सा चैप्टर उठा रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन उठा रहे हो, तो इंटरनेशनल में डीटीडब्ल्यू में क्या था पहले तो याद करो कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा था। सिर्फ पहले खुद के दिमाग पे पूरा जोर डालो और याद करो कि ये कुछ कुछ चीजें थी और डायरेक्ट जंप करो क्वेश्चंस पे। अगर लग रहा है कि बहुत भूल चुके हैं चैप्टर तो एक बार क्या करो, वापस रीडिंग करो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्योंकि तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, मैं लिटरली बोल रही हूँ बेवकूफी। अगर तुम फिर से प्रोविजंस पढ़ोगे, फिर से नोट्स बनाओगे, भाई अगर एक ही ट्रैक पे जाके हम फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अब नोट्स बनाने से फायदा नहीं, तुम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस में समझो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है। आईसीआई कई बार ये भी करेगी तुम्हारे साथ, अगर उसने नीचे नोट्स लिखे ना सजेस्टेड में और तुम ऊपर लिख के आ गए तो अगर दिमाग वाला ऐसा होगा ना उसका, अगर एसएफएम स्ट्रॉन्ग है और वो डीटी की कॉपी चेक कर रहा है, मैं खुद बोल रही हूँ कि तुम्हें मार्क्स शायद ही मिलेंगे। तो तुम्हें सजेस्टेड को देखना पड़ेगा कि सजेस्टेड का पैटर्न कैसा चलता है, उनको उसी पैटर्न में लिख के दिखा दो कि देखो भाई तुमको तकलीफ नहीं करनी है, हमने वैसा ही पैटर्न रखा है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, 100% पेपर अटेम्प्ट करना मैटर्स अ लॉट।
कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, अपनी लैंग्वेज में काम नहीं चलेगा, लॉ अपन नहीं लिखते, डीटी अपन नहीं लिखते, आईडीटी अपन नहीं लिखते, तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड मैटर्स अ लॉट, रिविजन को रिविजन करो ना कि री रीडिंग करो, रिविजन मैटर्स अ लॉट। ये क्वेश्चंस के नोट्स आल्सो, क्वेश्चन में क्या नोट्स लिखने हैं, हाँ एडजस्टमेंट शीट से, एडजस्टमेंट शीट में सब आ जाता है कि क्या पॉइंट आउट करना है क्या नहीं। तुम नोटिस करो जब कभी भी क्या करोगे ना क्वेश्चन में, कि पर्टिकुलर अगर ये क्वेश्चन आता है और ये लाइन लिखी होती है ना, तो कई बार वो केस स्टडी बार बार रिपीट करते क्वेश्चन में, तो तुम भी लिखो ना जब ये पर्टिकुलर लाइन और ये लोग भी बार बार वो केस स्टडी रिपीट करे तो हमको भी लिखनी है। ये कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एनालिसिस चल रहा है। तो अब जो लोग फिर से एग्जाम देने जाने वाले हैं, सबसे पहले अभी एकदम से पता है फिर से पुराने ट्रैक पे मत आओ। नंबर 1 चीज, तुम्हें 5 साल के पेपर उठाने हैं और देखो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें सरप्राइज हो जाओगे, डीटी का 60 मार्क्स का पेपर सिर्फ इंटरनेशनल, वेरियस एंटिटी, टीडीएस और असेसमेंट प्रोसीजर से, ये 4 चैप्टर तुम्हारे 60 नंबर के ऊपर जाते हैं। और हम फोकस करते पूरा पहले पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट करेंगे। वही तुम्हारे ये 4 चैप्टर जो 60 के अबाव जा रहे, तुम 60 के अबाव मतलब ऑलरेडी एग्जामिनेशन की तैयारी 4 चैप्टर से हो रही, तो क्यों इधर उधर भाग रहे हो। उसके बाद अगर मैं पीजीवीपी जोड़ दूं ना, तो पीजीवीपी 15 नंबर का है, यही तुमको 75 मार्क्स का पेपर चैप्टर वाइज पता है। तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस 5 सालों का करो, पेपर एनालिसिस हो जाए फिर देखो कि तुमको समझ में आ जाएगा। यही तो 4 चैप्टर पहले करने के, उनको स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो लिख लिख के कि वहां से कोशिश करो हमारी तरफ से 1 नंबर भी ना जाए। ऐसा ये मिथ है कि आईसीआई ना पूरे पूरे मार्क्स नहीं देता। पलक की कॉपी चेक की थी पिछली बार भी, जहां टीडीएस में उसने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना कि ये चीजें होनी चाहिए, कि कौन डिडक्टी है, कौन पेयर है, रेट क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कंडीशन क्या है, फिर अमाउंट भी कैलकुलेट करो टीडीएस का, वहां 4 में से 4 नंबर भी मिले। और जहां एक भी चीज गायब हो गई ना, तो उसने 4 में से 2 या शायद 1 ही नंबर दिए थे। तो ऐसा नहीं कि आईसीआई मार्क्स नहीं देती, द थिंग इज तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस आंसर में क्या लिखना ही है, और ये एनालिसिस से ही आएगा। और ये कोई मेरे तो क्या किसी भी फैकल्टी के रिवीजन वीडियो तुम्हें नहीं सिखा सकते। सिर्फ और सिर्फ काम में आएगा तुमको खुद से बुक पढ़ो, खुद से वो क्वेश्चंस को पढ़ो, तब तुमको समझना चालू होगा कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, इंटरनेशनल टैक्सेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले तो वो ये बताता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज है भी या नहीं, फिर बताता है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही हो रहा है, एसोसिएट है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगेंगे, तब जाके तो उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करके आते हैं। जहां तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन चालू किए, नोट्स नहीं लिखे, वहीं समझ जाना कि तुम्हारा अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो तुमको 2 नंबर भी देंगे। तो अगर क्वेश्चन टोटल इनकम निकालने का, तुम्हारी टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी बोला उसने निकालने को, अगर तुम्हारी टोटल इनकम गलत है तो हो सकता है टैक्स लाइबिलिटी का 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेस तो टोटल इनकम था, टोटल इनकम से ही तो टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। तो अगर टोटल इनकम गलत है तो टैक्स लाइबिलिटी के तुमको क्यों आंसर देगा, तुमको पता ही है कि उसको पता है जब टोटल इनकम तुमने गलत कैलकुलेट की तो टैक्स कैसे सही करोगे। तो वहीं पे तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन अगर है और टैक्स लाइबिलिटी के 3 नंबर है, 5 नंबर टोटल इनकम के, तो तुम यही कर लो 8 नंबर में से सिर्फ 2 नंबर आने तुमको। इसीलिए हमको लगता है मैम हम तो इतना पेपर अटेम्प्ट कर करके हमको तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। वो मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हें पेपर कैसे चेक करता है तुम्हें वो पता ही नहीं है। तुम सिर्फ बस दौड़ में लिख लिख के आ रहे हो कि हमने प्रिपेयर कर लिया, हम लिख के आ गए। भाई पहले देखो कि क्या तुम सही भी लिख के आ रहे हो। तो होलसेल चीजें ये हैं। अब रही शेड्यूल की बात, तो शेड्यूल प्रिपेयर करते वक्त कि आगे तुम्हें क्या करना है, तो फोरमोस्ट नंबर पे रखो 5 साल का पेपर एनालिसिस। 5 साल मतलब 5 अटेम्प्ट का। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है 5 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज करना। उसमें से तुम खुद निकालोगे एबीसी एनालिसिस, किसी पे भरोसा मत करो। तुम उसी में से एबीसी एनालिसिस निकाल लोगे कि ये चैप्टर्स मुझे पहले कवर करने चाहिए। चैप्टर कवर करने में सबसे पहले तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो तुमको क्या करना है, पहले रिकॉल करना है कि मुझे कितना याद आ रहा है कि ये प्रोविजंस में क्या क्या था, वो प्रोविजन में क्या क्या था। उसमें से वो जो तुम्हारा छूटता जा रहा है, उस छूटे हुई चीज को क्या करो, अब कॉपी खोल के वापस से क्या करो, अपने दिमाग को रिवाइंड कराओ कि ये चीजें छूट रही है, ये मैं भूल चुकी हूँ। वही हो गई तुम्हारे इस चैप्टर की प्रिपरेशन।
फिर आती है क्वेश्चन की बारी, पहले भी तो क्वेश्चन किए पिछले अटेम्प्ट में, टाइमर लगाओ और अपने आप को बता दो कि एग्जाम देने आ चुकी हो, कमरा बंद कर लो, किसी को आने मत दो, सब अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि तुम एग्जाम दे रहे हो। टाइमर लगा तुम्हारा और तुमको सॉल्व करना स्टार्ट करना। क्या होगा, गलत होगा, कुछ समझ नहीं आएगा, यहीं पे होने दो ना जो हो रहा है। क्यों 3 घंटे वहां पे बर्बाद करके 6 महीने बर्बाद करने, होने दो यहाँ जितनी गलती हो रही। उसके बाद एक बार चेक करके देख लो कि ये देखो तुमको लिखते नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखते नहीं आ रहा है, तो वहां तो ब्लंडर होता ही है तुमसे। दिस इज द होलसोल वे ऑफ प्रिपरेशन। जो लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। जो लोग, अब तुम लोग हो मेरी क्लास में हो, तुमने एक बार पढ़ लिया, जो अपने साथ क्यूमुलेटिव रिवीजन में तुम याद कर चुके हो ना, बिना देखे, मैं इसलिए तो टाइम देती कि अभी लिखो। फिर तुम्हें चेक करना चाहिए कि अब अपन खुद भी चेक कर ले कि क्या क्या छूट गया। हमने तो पढ़ के रखा था, लिख भी लिया, छूटा क्या, वो छूटा हुआ चेक करोगे, वो चीज तुम्हारा दिमाग भूल रहा है और उसी पर फोकस करना है। जो चीज तुम 4 दिन बाद भी लिख चुके हो वो तो वैसे ही तुम्हें याद है, जो नहीं लिखी उसी पे तो तुमको फोकस करना है। तो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी, जो अभी तुम लोग पहली बार कर रहे हो। और जैसे ही हो गया, फिर से अपनी टेस्ट ले लो कि देखें कितना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। फिर मैं तुमको क्लास में वैसे भी वो करवाती हूँ एक बार डिस्कशन, तो पता चल जाएगा कि इसमें ये लिखना ही होता है, इसमें ये नहीं लिखना होता है। मतलब पहली ही पारी तुम क्या खेलो, टेस्ट से ही स्टार्ट करो, दिमाग को यकीन दिला दो सोचना है, पका पकाया कुछ नहीं खाएंगे। मतलब बोलते ना, जो देख देख के करने की मेरे को स्ट्रिक्टली है कि हैबिट बंद, सिर्फ दिमाग चलने की हैबिट चालू होनी चाहिए। और यकीन माना, एक अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं होना तो तुम दूसरे अटेम्प्ट में जरूर क्लियर होगे। हाँ 20% हमेशा लक रहता है, वो किसी का मैं नहीं बता सकती। अदरवाइज ज्योति का तो मुझे इस बार ऐसा था कि 101% श्योर थी मैं उसके लिए। तो कुछ जगह पे लक मार दे देगा तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज ज्योति भी हमारी ग्रुप उसमें थी, वो भी पूरी तरह से प्रिपेयर करती थी अच्छे से, जो मैं बोलती थी वो भी वही करती थी। बट ये है कि नहीं हुआ तो उसका भी एग्रीगेट पे फिर रुका। पिछली बार भी उसका शायद 5 नंबर एग्रीगेट से गया था, इस बार 10 नंबर एग्रीगेट से गया। तो तुम्हें अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना, रिजल्ट क्या होगा नहीं जानते। और तुम बताओ ये फेलियर कितना बुरा है कि तुम बार बार एग्रीगेट पे आके अच्छे से पढ़ पढ़ के रुक रहे हो। पैनिक, अब आ जाते पैनिक पे। अब एक पॉइंट और था जो आपने बोला था, जो हेल्प किया मेरे को काफी, स्पेशली एएमए में, जो आपने आई थिंक लास्ट 1 मंथ बचा जब हमारे क्लासेस हो गए थे, तब आपने बोला था कि अब से डेली एक पेपर उठा के 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइमर सेट करके वो रीड करना है। दैट इज समथिंग। और प्लानिंग करना है कि कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में। दैट इज समथिंग जो मेरे को स्पेशली एएमए में हेल्प किया, क्योंकि मैंने पेपर देखते ही समझ में आ गया था कि लंबा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लग रहा था। वो आइडिया हो गया था, जैसे एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था जो नॉर्मली 8 मार्क्स में आता है, वो 5 मार्क्स में आया था और उसके 4 पार्ट्स थे। वो नोन था कि इट वाज नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स, जो भी 8 to 10 मिनट्स है उसमें टाइम लगना ही था। वो जो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम था, जो आपने बताया कि वो कैसे एनालाइज करना है पेपर को, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड कौन सा क्वेश्चन, उसका जो प्रैक्टिस किया हमने वो 1 मंथ, वो मैंने, क्योंकि आपने वो कसम ले ही ली थी ना अटेम्प्ट पे, वो तो करना ही पड़ा हमें। तो वो पहले तो लग रहा था कि क्या हो रहा है, बट ओवर जैसे 2-3 पेपर करने के बाद में वो जो एंग्जाइटी के साथ फाइट करना होता है ना, वो 12-13 मिनट्स में, वो काफी हेल्प किया मेरे को एक्चुअल पेपर में, जहां पे जाके मेरे को समझ में आया कि ये तो होगा ही नहीं पहले, इवन दो आता है ये पहले कर लेते हैं, दिस इज स्मॉल शॉर्टर टाइम। जैसे ओआर के क्वेश्चन में टाइम लगता है, वो पता था कि आता है 100% ये आता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसको नेक्स्ट में उठाएंगे। उससे बेटर है कि मैं जो भी मतलब दूसरा क्वेश्चन कर लूँ, कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर लूँ, दैट विल गेट सॉल्व्ड इन एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ज्यादा कम टाइम में हो जाएगा, एंड सिमुलेशन बाद में करेंगे। तो वो प्रायोरिटाइज कर पाए, उसके वजह से तब जाके मैं एटलीस्ट 70 का अटेम्प्ट कर पाई, अदरवाइज वो 70 भी नहीं होता। अगर वो रीडिंग टाइम का प्रैक्टिस नहीं होता तो आई वुड हैव पैनिक करके वो भी रह जाता मेरा कि 70 भी नहीं होता। वही जो पैनिक की बात कर रही हो यही। देखो पहला पैनिक का स्टेज तुम्हारा, बताओ 3 स्टेजेस है पैनिक के तुम्हारी सीए फाइनल एग्जाम में। पहला स्टेज जब 1.5 दिन तुम्हारे पास होता है और शाम की 6 बजे तक तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत सारा भी रिवाइज करने को बचा है, वो 6 बजे के बाद तुम्हारा पैनिक का लेवल धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। पहला पैनिक का लेवल हमें वहां कंट्रोल करना है। तुम तो इसे गेम की तरह लो कि हमको ये लेवल प्रेशर का वहीं कंट्रोल करना है। फिर
अगर नहीं होता तुमसे ना तो तुम क्या करते हो, रात भर जग के 1 घंटा सोएंगे हम। अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपने दिमाग को पूरा फोकस कर रहे, पूरा प्रेशर डाल रहे बेचारे पे कि तू पढ़ पढ़। अरे भैया, अगर तुम्हारे दिमाग ने रेस्ट नहीं लिया तो वो कैसे वहां पे आउट परफॉर्म करेगा, वो भी तो कुछ एक लिमिट है। तो दूसरी गलती है कि एग्जाम देने जाना है जिस दिन, उसके एक दिन पहले की जो रात है तुम क्या कर रहे हो, 1.5 घंटे 1 घंटे सोएंगे, वो गलत है। कम से कम ज्यादा नहीं 3 घंटे की कंटिन्यूस नींद ले लो, क्या कि उसको रिफ्रेश तो होने दो। हमारा भी कंप्यूटर अगर दिन भर चलता है ना, उसको भी एक बार मेरे को स्लीप मोड पे डालना पड़ता है। तो तुम्हारा दिमाग भी तो वही है ना। तो ये गलती कभी मत करना कि कंटिन्यूस पढ़ रहे क्योंकि हमको कवर अप करना है। नहीं, वो और एंजाइटी तुम में ऑटोमेटिक क्रिएट कर रहा है, इसलिए तुम जग रहे हो। दिमाग को शांत रहने दो, हो जाएगा। और लिटरली ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, पर अपने आप को समझाया। जब भी ऐसा होता था ना कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है मेरे को एग्जाम के पहले, एक ही वर्ड में बोलती थी, डिस्ट्रैक्शन। बस एक वर्ड मेरा होता था, डिस्ट्रैक्शन है ये। और फिर वापस फोकस पढ़ने पे, फिर वापस कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, फिर बोलती थी डिस्ट्रैक्शन। मतलब दिमाग को याद दिला रही ऐसी चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी। और इट हैज हेल्प मी अ लॉट। अब जैसे ही मेरे एग्जाम का टाइम आया तो वहां पे ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि चीजें याद आती हैं। तुमने पढ़ा है पहले, ऐसे तुम धड़क्कन थोड़ी ना, गजनी थोड़ी ना, और कि कुछ भी याद नहीं आएगा। जब तुम आंसर्स देखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुमको ऐसा लगेगा हाँ ये कुछ तो पढ़ा है, ये कुछ तो आता है। वो कुछ कुछ जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली वह आना चालू हो जाएगा, इतना विश्वास रखना। तो स्टेज नंबर 1 पैनिक की तुम्हारे 1 डे बिफोर एग्जाम चालू हो जाती है, वो 6 बजे के बाद। दूसरा कब स्टार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो 15 मिनट जिसको तुम बोलते हो, मैं बोलती हूँ 12 मिनट तुम्हारे रीडिंग के हैं। 12 मिनट तुम्हारे रीडिंग के, वो तुमको पैनिक में डालेंगे। क्योंकि तुम पता है क्या करते हो, ये पेपर उठाया, ये देख रहे, पढ़ रहे, अरे समझ कुछ नहीं आया। बस हाँ, कि पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे देखे हुए, तुम्हारा टारगेट होता है उस 12 मिनट में ये देखना कि मेरे देखे हुए क्वेश्चन आए कि नहीं है, कि नए नए क्वेश्चन आ गए और हम घबरा ले कि वो पेपर टफ आए। और ये हर स्टूडेंट का 80% 85% स्टूडेंट यही करता है। पेपर इसलिए नहीं देख रहा कि उसमें आया क्या है, वो ये देख रहा है कि अपने देखे हुए क्वेश्चन आए कि नहीं आए भैया। अगर अपने देखे हुए क्वेश्चन आए, बस वही हमारा पैनिक खत्म हो गया, हम कर लेंगे। और अगर मेरे देखे हुए क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो पेपर तो बड़ा टफ है, ओल्ड कोर्स वालों के साथ तो पता नहीं क्या कर लिया है आईसीआई ने। ये होता है। अब पेपर कैसे रीड किया जाता है, पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस भी वो उसी दिन तो होगी नहीं। जैसे हम क्लास में करते हैं, टाइमर लगाते हैं, टाइमर लगा के तुम क्या करो, डायरेक्ट जंप करो रिक्वायरमेंट पे। पूरा पेपर तो पढ़ना ही नहीं है। जब तुम पेपर एनालिसिस करोगे तब तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 उसी टॉपिक से होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही टॉपिक का होता है। इनके तो पैटर्न ऐसे भी चेंज नहीं होते कि वो टॉपिक वाइज भी चेंज हो जाए, वहीं की वहीं फ्रेमिंग रहती है। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नंबर 3 के ए में रहेगा, बस इतना ही होता है। अदरवाइज ये भी उनका बिल्कुल फिक्स है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 होता है, तो अब तक तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 पे ही मिलेगा तुमको आईडीटी में। तो तुमको पेपर जब 5 साल का एनालाइज करोगे ना, तो मैंने एक शीट बना ली थी कि क्वेश्चन 1 इस टॉपिक का, ऐसे 2011 का सपोज जो भी ईयर है, 1 2 3 4 ईयर लिखे, क्वेश्चन 1 ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, सामने टॉपिक्स लिख दिए उसके। इससे क्या हो गया, मेरे को समझ में आ गया कि 90% क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पीजीबीपी का आता है, उसमें भी कंपनी का असेसमेंट ही पूछते हैं। कभी अगर चेंज हुए तो एलएलपी का असेसमेंट पूछ लेंगे। तो इतना तक पता है मेरे को कि ये पेपर में यही आता है। अगर चैरिटेबल का एग्जिट टैक्स पूछ लिया ना, तो अगली बार वो एग्जिट नहीं पूछता, अगली बार वो टैक्स लाइबिलिटी बताएगा कि भैया टैक्स लाइबिलिटी निकाल के दो नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट में, एग्जिट नहीं पूछेगा। तो ये क्या हो रहा है, पेपर एनालिसिस कर लिया। अब ये पेपर एनालिसिस तुमको कहाँ काम आएगा, जैसे ही तुम 15 में 15 भी नहीं बोलूंगी, 12 मिनट का टाइमर लगाओ, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स पे जंप करना स्टार्ट करो। पूरा पेपर नहीं पढ़ना, रिक्वायरमेंट तुमको ये बताएगी कि टॉपिक्स कौन से हैं जिससे पेपर आया है। अब मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है टीडीएस, और मुझे लगता है टीडीएस सबसे अच्छे से किया है। तो सबसे पहले के 2 मिनट में तो तुम्हें रिक्वायरमेंट पढ़ना है, और जल्दी से साइड में जॉट डाउन कर लो। क्वेश्चन 1 इसमें पूछा टोटल लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी। क्वेश्चन 2 इसमें पूछा है चैरिटेबल ट्रस्ट का एग्जिट टैक्स। और बहुत नॉर्मल, ऐसे सजा धजा के नहीं लिखना है 2 मिनट में, बस तुम्हें क्वेश्चन 1 2 ऐसे लिखते जाना है कि ये रहा मेरा क्या, क्वेश्चन 1 का ए है, ये पीजीबीपी में मेरे को टोटल टैक्स पूछ रहा है, बस इतना लिख दिया। बी वाला सपोज है तो उसने सपोज करो पूछा है टोटल इनकम, तो मैंने लिख दिया भाई टोटल इनकम पूछ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम,
फिर क्वेश्चन 2 है तो लिख दिया चैरिटेबल ट्रस्ट का, इसमें क्या पूछा है, एग्जिट टैक्स। तो ये क्या किया, 1 मिनट हार्डली लगेगा, 2 मिनट हार्डली लगेगी, तुमने जल्दी जल्दी लिख लिया कि ये चीजें हैं, ठीक है, तुमने क्या कर लिया, जल्दी जल्दी लिख लिया कि भैया ये चीजें देख के रखनी। अब इससे पता है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 जितने क्वेश्चन है तुमने जल्दी से 2 मिनट में जॉट डाउन कर ली। अब देखो कि तुम्हारे काम का कहाँ है। तुमने देखा कि मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये DTAA पूछा उसने, मेरा बहुत स्ट्रांग है। अब उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। तुम्हारा टारगेट पहले के 12 मिनट नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 ऐसे क्वेश्चन में पढ़ लूं। और मैं 1 2 पूरे भी नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन 2 का हो सकता है वो ए पार्ट हो, क्वेश्चन 3 का एक पार्ट हो, क्वेश्चन 4 का एक पार्ट हो, पर मुझे वो 10 मिनट यूटिलाइज करने कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में ऐसे पढ़ लूं कि जैसे 2 बजे की मुझे बस वो सॉल्व करना है, फिर से नहीं पढ़ना उसको, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वहीं तुमने तुम्हारे पहले 10 मिनट सेव कर लिए, एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन हो गया तुम्हारे वो शुरू का जो रीडिंग टाइम है। अगर तुमने ढंग से पेपर रीड नहीं किया ना तो वहीं दिमाग पैनिक हो जाता है कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, और वो चीज तुम्हारे 3 घंटे में टोटली रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी, तुम नहीं लिख पाओगे चीजें। मैम इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ, एमसीक्यूज, कई बार ना एमसीक्यूज देख के ऐसा लगता है कि पेपर कुछ आ ही नहीं रहा और हम एमसीक्यूज में बहुत एक्सेसिव टाइम डाल देते हैं। तो मुझे मैम ने एक चीज सजेस्ट करी थी कि जैसे ही पेपर मिलता है तो मैंने स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज के लास्ट 10 एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, अगर आप वो लास्ट 10 करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि पेपर मुझे आता है। शुरू में वो लास्ट 10 एमसीक्यूज करके फिर प्रैक्टिकल पोर्शन में, और उसके बाद में बच्चों एमसीक्यूज बाद में करे थे। तो वो शुरू के 10 क्वेश्चन देख के इतना कॉन्फिडेंस आता है कि पेपर आपको आता है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऐड करता है। वो एडवांटेज इसलिए भी समझो, मैंने 10 मिनट में तो वो 3 क्वेश्चंस निकाल लिए, हाँ भैया ये 2 बजते से मुझे सॉल्व करना है। अब सपोज करो वो 2 बजे से तुमने वो सॉल्व नहीं किए, तुमने क्या किया, मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज की थी वो ये थी कि मुझे सबसे पहले तो है ना शुरू के 5 से 7 8 मिनट के अंदर 10 नंबर अपनी जेब में करना। वो कितनी बड़ी चीज है तुम समझ रहे हो, एक 14 नंबर का क्वेश्चन तुम 25 मिनट लगाओगे, और वहीं एमसीक्यू के शुरू में 7 8 मिनट में अगर तुम 10 मिनट अपने पास रख रहे हो, मिनिमम बोल रहे हो 10 मार्क्स, ज्यादा भी हो सकते हैं अगर वो एमसीक्यू तुम्हारे सॉल्व हो गए ना। मैंने सबसे स्टार्टिंग में एमसीक्यू लिए, क्यों, क्योंकि मेरा 10 या 15 नंबर भी अगर मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है ना कि मेरा सॉल्व हो रहा है तो समझो तुम ऑलरेडी 15 नंबर अचीव कर चुके हो। एमसीक्यू में तो हमको आंसर पता होता है और मार्क्स भी पता होते हैं कि आएंगे ही, वो डिडक्ट भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उठाओ वो 10 नंबर जो अपने को अपनी जेब में डालने। अब लड़ाई लड़नी वो 30 मार्क्स की, तो वो 30 मार्क्स के लिए भी तुमने प्रिपेयर कर लिया, तुमने पेपर जब पढ़ा तो 3 आंसर्स निकाले ना। अब देख लो अगर तीनों 5-5 नंबर के भी सपोज करो, 10 नंबर वो हुए, 15 नंबर तुम्हारे क्या हो गए, ये हो गए, तो ऑटोमेटिकली 25 नंबर की लड़ाई हमारी यहीं पे खत्म हो गई सेफली। और जैसे तुम ये 25 का सॉल्व कर लोगे ना ऑटोमेटिकली रिदम बन जाएगी, और तुम ऑटोमेटिकली फिर क्या करो, बाकी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, तुम्हें चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और तुमने तो ऑलरेडी जब तुम 10 मिनट में पढ़ रहे थे लिखा था ना क्वेश्चन 1 टोटल इनकम पूछ रहा है, ये DTAA रेफर करते जाओ उसको बाद में कि ये TDS का यहाँ पे क्वेश्चन दिया, जल्दी से TDS का पढ़ते, TDS इजी, और TDS तो हर बार 8 नंबर का आता है। एक अटेम्प्ट था बस इसमें जिसमें 4 नंबर का आया था, नहीं तो एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं जिसमें TDS तुम्हारा 8 नंबर का नहीं आया। तो डायरेक्ट जंप करो TDS। केस लॉ के पीछे मत भागो, केस लॉ के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा, या तो आएंगे तो 4 नंबर के, ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर के आएंगे, उसमें भी तुमको और मिलेगा। तो केस लॉ के पीछे इतना भागना क्यों। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, और वो इग्नोरेंस इज लीडिंग टू अ 6 month लैग इन योर सक्सेस। चीजें सुनने में बड़ी आसान है कि हाँ हाँ ये करना है, पर वो करना ही है तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। एक एक मैं बोली हूँ ना, पलक का मुझे पता है, एक एक जो चीज बोली है ना वो एज इट इज आज वो रिपीट करे तो वो मेरे को अंदर से खुशी हो रही कि चलो एक बच्चे का भी भला हुआ है, तो मतलब मजा आ गया, वर्थ इट है। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, टेस्ट पेपर से भागो मत। गुरिंदर मुझे एक याद है जिसका नाम एक्चुअल में गुरप्रीत है, आज तक गुरिंदर बोलती हूँ मैं। गुरप्रीत मुझे याद है वो पैनिक करता था टेस्ट देने में ही, तो जब तुम टेस्ट में ही इतना पैनिक करो, वो नहीं आता था टेस्ट देने, उसको फिर एक दिन फोन करके डांटा है कि भाई टेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पैनिक कर लो, वहां पे करोगे तो फिर 6 महीने बाद आना है क्या वापस। तब जाके उसने टेस्ट अटेंड किया है। तो वो पैनिक कंट्रोल करवाता है तुमको तुम्हारे टेस्ट। और जिन जिन का फिर से अटेम्प्ट है वो सारी क्लासेस देख चुके हो,
एनी हाउ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। सीए टेस्ट सीरीज थी ना शायद वो, तो सीए आई थिंक वो अफोर्डेबल भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेस्ट की चेकिंग कैसे होगी वो मुझे नहीं पता, बट तुम्हें तो हैबिट हो जाएगी शेड्यूल टेस्ट देने की, कि वो शेड्यूल कर देते डेट्स, किस दिन तुम्हारा इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, इस दिन तुम्हारे ये वाले चैप्टर का टेस्ट है। ऑटोमेटिकली एक टाइम टेबल मिल गया ना तुमको। दो उन चीजों को, चेकिंग जो भी हो, लेकिन तुम्हें बिना देखे कोई लिख रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत बेकार चेकिंग होगी, पर चेकिंग तो होगी तुम्हारी चीजों की, तो वो चीज तुम्हें अगेन हेल्प करेगी। तो जो लोग फिर से अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, सिर्फ क्या करो, पढ़ो, बिना देखे पढ़ो, अपने हिसाब से बिना देखे सॉल्व करो, टाइमर लगा के सॉल्व करो और टेस्ट दो। नो डाउट एक नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में सीए ही लगेगा नाम के आगे, कोई नहीं रोक सकता सिवाय 20% के लक के। अब जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। मैम एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैम मैं ना दिल्ली से हूँ, ठीक है? हाँ मैंने ITU पे पता नहीं कहाँ कहाँ कोचिंग ऑनलाइन ये वो 5-6 लाख लगा दिए। मैं 2013 से एग्जाम दे रही हूँ और अभी 22 आ चुका है, नवंबर 13 से, और मेरा ओल्ड कोर्स है। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। काम डाउन। इनको भी ऐसा है ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रुक रहे हैं, अब एक्चुअल में टाइम है कि उस लूप से हटो। देखो एक चीज ये भी है, सी इज नॉट एवरीथिंग, हर चीज सीए नहीं, पर अगर तुम किसी लूप में फंसे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सीए को बैकआउट कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, हारने के लिए तो आना नहीं है। बट तुम्हें क्या करना है, जॉब चलते रहने दो, बट हाँ तुम्हारे एफर्ट्स अब एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि तुम्हें दो चीजें मैनेज करनी। हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक एज के बाद तो चाहिए ही होती है, तो ठीक है उसको चलने दो। कितने लोग हैं जो तुम देखना, तुम कभी ये अगर सुनते हो जो स्टॉक और ये सब, साथ में सीए के साथ सीएफए भी मैनेज कर लेते हैं, साथ में जॉब के साथ, बस इधर से चीज आनी चाहिए। अगर यहाँ मान लिया ना नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो। मैं एक स्टूडेंट है, नाम तो नहीं लेना चाहती मैं उसका, उसको मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था तुम इस अटेम्प्ट में फिर से मेरे को बोलोगी कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अच्छे से मेहनत करती है, पढ़ती है अच्छे से, सब करती है, पर उसको क्या नहीं है, अपने आप पे 1% कॉन्फिडेंस नहीं। जब बात करेंगे, एक बोलते ना डिप्रेस्ड इंसान बात करते हैं नेगेटिव, कि मेरे साथ दुनिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हर बार वैसा ही उसके साथ। आई वॉज अगेन एंड अगेन सेइंग तुमको अभी बहुत पहले इधर से हील होने की जरूरत है। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज आती है कि ऑटोमेटिक इंसान वैसा हो जाता है, उसकी कोई गलती नहीं, बट जब तक आप यहाँ से हील नहीं होगे ना, आप नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये स्ट्रेंथ ही आपको वहां लेके जाएगी, तब लगता है हम क्यों नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऐसा होगा कि लिख पाएंगे। पर अगर ये वीक है ना, तो मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाते। सॉफ्ट हार्टेड होना एक अलग चीज है, बट यहाँ से तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, किसी भी लाइफ की किसी भी फील्ड के लिए। तो तुम्हारा अगर जॉब भी चल रहा है चलने दो, बट अभी जो भी मैंने एक एक वर्ड बोला ना, तुम्हें मान के चलो कि वो सब तुम्हें सीए की तरफ लेके जाएगा। तो तुम्हें बस वो चीज करनी है। मुझे नहीं पता तुमने इतने टाइम से प्रिपरेशन फेज कैसा रखा है, तुम्हारा क्या किया है, बट इट विल हेल्प यू। तुमको कुछ है तो पहले मुझे क्या करो, एक टॉपिक लिख के दो। और मैं कहीं और किसी फैकल्टी की बात इसलिए नहीं करती, दे आर ऑल्सो रिनोन्ड, बट ये कि उनके पास इतना मास है स्टूडेंट्स का कि दे कैन नॉट फोकस ऑन पर्सनल अटेंशन, पॉसिबल ही नहीं उनके लिए। फायदा ही क्या इस ट्यूशन ना कुछ नहीं, एक वर्ड तुम्हारे आंसर को पूरा चेंज कर सकता है। और यहाँ पे जो पीछे जा रहे ना स्टूडेंट, तुम्हें पता है आईएएस के स्टूडेंट, आईपीएस के स्टूडेंट को राइटिंग प्रैक्टिस की वो अपना अलग टाइम रखते हैं कि उनको लिखना सीखना है। मैंने कल भी यही बोला था, हम वो लोग हैं जिनको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, जिनको एक्चुअल में राइटिंग आनी चाहिए, और उनके उसी राइटिंग पे फोकस कहीं पे भी नहीं है। तुम्हें ये राइटिंग फोकस करना होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हारी देख रहे हैं कि तुमने लिखा क्या है। अगर मैं बोल रही हूँ कि सप्लाई ऑफ गुड्स, और वहां पे लिखा हुआ है कहाँ पे सेक्शन में कि ओनली सप्लाई, सप्लाई में क्या होता है, सिर्फ सप्लाई लिख रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है। पर जहां मैंने सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स लिख के छोड़ दिया, वो स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ गुड्स के सप्लाई पे ये चीज एप्लीकेबल होती है। कल शेड्यूल 1 लिखवाया था, शेड्यूल 1 की हेडिंग क्या लिखी थी, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, उस पर शेड्यूल 1 अप्लाई होता है। क्यों, सप्लाई है सिर्फ वहां पे, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन लिखा है, तो वहां एक वर्ड तुमने गुड्स लगाया और पूरे शेड्यूल 1 को तुमने गलत कर दिया।
कि वो सिर्फ गुड स्पेसिफिक है। तो आर यू गेटिंग, राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि इन शॉर्ट अगर तुम्हें मैं बोलूँ ना, हाईलाइट्स ऑफ दी सेशन इज पॉइंट नंबर 1, 100% पेपर अटेम्प्ट करो। दूसरा, रिविजन करना पड़ेगा, री रीडिंग छोड़ दो, क्वेश्चंस बिना देखे सॉल्व करो, क्वेश्चन करते वक्त टाइमर लगा के रखो कि ये टाइम चल रहा है और मैं एग्जाम कंडीशन में सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद एडजस्टमेंट शीट बनाओ, पेपर का एनालिसिस करो, और पेपर के एनालिसिस के बाद ही तुमको क्या होगा, ओवरऑल एक टेस्ट देना होगी। तो ये टेस्ट, ये सब देने के बाद तुम इजीली बोल सकते हो कि एक अटेम्प्ट नहीं, हम दूसरे अटेम्प्ट में फॉर श्योर क्लियर है। और यहाँ एक चीज गलती बच्चों की और होती है, लास्ट में बस ये बोलूंगी, तुम लोग प्रिपरेशन फेज में क्या सोचते हो, कम से कम इतना तो देखे हुए क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। मैं बोलती हूँ मत सोचो, पूरे प्रिपरेशन फेज में रोज अपने दिमाग को याद दिलाओ कि नए क्वेश्चन आएंगे पेपर में, हमें दिमाग चलाना है। होगा क्या, अगर सच में नए क्वेश्चन आए तो तुम 3 महीने प्रिपेयर कर रहे थे ना दिमाग को कि वैसे ही बोला था नए क्वेश्चन आएंगे, और अगर देखे हुए आ गए तो तुम पे वैसे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे ये तो सब देखे हुए क्वेश्चन आ गए। तो विन विन सिचुएशन तो तभी होगी ना कि वर्स्ट के लिए इसको प्रिपेयर करो। तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो कि सब कुछ बिना देखे आएगा और टफेस्ट क्वेश्चन आएंगे और मुझे वही क्रैक करने हैं 3 घंटे के अंदर। और अगर वो टफ आया तो भी तुम्हारा दिमाग पहले से ही प्रिपेयर था, और इजी आया तो वो तो वैसे ही टफ के लिए प्रिपेयर था, तो इजी तो वो सॉल्व करके ही आ पाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें तुमको थोड़ी हेल्प करेगी। ठीक है, अब डीटी में जो टॉपिक बचा है, असेसमेंट प्रोसीजर बचा है, सार्थक टीडीएस टीसीएस बचा है, अब पीजीबीपी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है हो चुका है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स ही बच रहे हैं। तो पहले अब एसईएमपी में मैम डीटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बता दीजिएगा। डीटी के सबसे, देखो एसईएमपी में मैं पहले क्यों नहीं बता सकती, पहले पेपर को एनालाइज, तुम्हारा हो गया एसईएमपी की क्लास पूरी? यस मैम, संकल्प कांस्टिया सर की मैंने ली है, हो गई ना? ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें आता कॉन्सेप्ट है। सारे पता है कि हाँ ये सब कुछ है। Ma'am, Satish Jalan book is also preferable for the costing if you want to learn the theory properly, because they have only highlighted the keywords in that. And that is very life savior and Jadi Booty named book it is. And it is quite beneficial. Jadi Booty is for the numerical portion plus theory, but sir has given savior book only to learn the keywords related to any particular topic. So that is quite beneficial. फैकल्टी का नाम क्या बोले तुम? Ma'am, Satish Jalan. नाम नोट। मैम ये जो बुक टीचर है ना सतीश जलान, इन्होंने स्टडी मैट को कंसाइज करा, मतलब सर की बुक में जो लैंग्वेज है वो स्टडी मैट की है, जिसके एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और स्टडी मैट में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स है जो आप नहीं लिख सकते, तो सर ने कीवर्ड्स और मेन लाइंस उठाकर उसको एक समरी बुक में बना दिया। Exactly. So that is quite preferable and helpful instead of learning the entire theory portion. So Priyanka, if you want, I can tell you about that. ओके मेन चीज वही है, एसईएमपी में थ्योरी पूरी नहीं लिखनी, एक वो कीवर्ड होता है तुमको बस, वो तुम्हें लैंग्वेज पे भी जज नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। Exactly. का कोई मतलब नहीं, वो वर्ड का मतलब है बस। पर डीटी आईडीटी में तुम जहां पहुंच गए या लॉ में पहुंच गए, ऑडिट में, वहां तुम्हारे को वर्ड से ज्यादा पहले लैंग्वेज चेक करेंगे कि जहाँ इज लिखना था वहां इजी है कि तुमने हैज करके आ गए। तुम्हारा एक मे और शेल हो गया ना, तो मे को अगर शेल कर दिया तो भी तुम्हारा पूरा आंसर गलत है। तो हर जो बोलते हैं ना, सब्जेक्ट इज डिफरेंट। अब एसईपीएमई पे सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, वही 5 साल का पेपर एनालिसिस तो करो। तुम खुद ही मेरे से नहीं पूछोगे कि मैम मुझे बताओ कि एबीसी क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिकली दिख जाएगा यही चैप्टर्स है जिससे पूछ रहे। और सी कैटेगरी छोड़ने की भूल भी मत करना। स्टूडेंट्स को ऐसा बोला जाता है सी कैटेगरी मत करो, अरे सबसे बड़ी बेवकूफी है ये। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट जब भी पेपर टफ करता है वो सी कैटेगरी के क्वेश्चन ही डालता है। तो ऐसी गलती मत करना, अटेम्प्ट तुम्हारा जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है। ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ कि एबीसी एनालिसिस करो, जरूर करो, पर सिर्फ इसलिए कि मुझे पहले क्या कवर करना है। एबीसी का मतलब कभी ये नहीं होता है कि सी कैटेगरी की चीजों को छोड़ के आ जाओ। उससे पढ़ो, उसके क्वेश्चंस मत करो चलेगा, बट उसकी थ्योरी पढ़ लो। जैसे तुम्हारा जीएसटी में तुम्हारे आते हैं ना 3rd मॉड्यूल, जो मैं क्या बोलती हूँ, सिर्फ चार्ट पढ़ लो, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत मैनेजेबल है। उसके क्वेश्चंस तुम अगर एग्जाम टाइम पे नहीं भी करोगे तो पूरे मैनेज हो जाएंगे। तो पहले जब तुम 5 साल का पेपर एनालिसिस करोगे, ऑटोमेटिकली तुम खुद एबीसी एनालिसिस निकाल लोगे।
डीटी में तो मेरा एक बार मैं टेलीग्राम पे फिर से रिपोस्ट कर दूंगी, डीटी में डीटी लॉ और आईडीटी का तो बना हुआ है, वो तुमको वहीं की वहीं मिल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं खुद से हमको मेहनत नहीं करनी। कहाँ कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड लिखा है, जैसे तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक सेक्शन है जिसमें बोला है इंटरेस्ट जो है 30% ऑफ पीबीआईटी डीए हम अलाउ करेंगे। उसमें लिखा है अगर ये इस वक्त पूरा अलाउ नहीं हुआ, बच गया अलाउ होना, तो अगली बार तुमको क्या करेंगे, अगली बार तुमको तुम्हारे लिए इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। तो दैट वन मैटर है एएमटी में भी है। दैट वन वर्ड कैरी फॉरवर्ड, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन बना के रखा था तुम्हारे जुलाई वाले अटेम्प्ट में, कि अगर उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट उनको डिसअलाउ किया जाएगा 30% के ऊपर, तो डिसअलाउ हो गया, तो जितना डिसअलाउड पोर्शन है वो बोल रहे अगली बार तुम उसको यूटिलाइज कर लेना, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो सिर्फ एक वर्ड कैरी फॉरवर्ड था और जनरली स्टूडेंट बट पढ़ लेते हाँ हाँ कैरी फॉरवर्ड, उस वक्त स्टूडेंट्स को ये जज भी नहीं हो पाया कि उस बारे में क्वेश्चन पूछ के रखे। तो सब आता बुक से ही है, एक एक चीज बुक से मिलेगी तुमको, बट जब तक खुद रीड नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि बुक के इस लाइन के ऊपर उन्होंने पूछ के रखा है। तो यू हैव टू रीड रिविजन वीडियो, एक्चुअल में बोल रही हो, इट्स कंप्लीटली अ मार्केटिंग। सुनना ही है ना तो तब सुनो जब खुद का हो चुका हो, बिल्कुल हो चुका है, और जब तुम्हारा खुद का इस टेक्निक से हो गया ना तो तुमको एक्चुअल में किसी के रिविजन वीडियो काम भी नहीं आएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे, लगेगा खुद ही रिवाइज करते हैं। इतना ऑटोमेटिकली पेज बन जाएगा कि खुद ही बिना देखे याद करें, तो कोई बोल रहा होगा ना तब लगेगा थोड़ी देर बाद बंद कर देते अपन खुद ही करते, और वो होगा एक्चुअल में, तुम्हें किसी के वीडियोस अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये मैं खुद कर चुकी हूँ ना, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। कि फिर मैं किसी के चलाती थी ना, मुश्किल से 5-7 मिनट उसके बाद में बंद करके खुद ही लिखना चालू कर देती कि खुद करेंगे, तब समझ में आएगा। तो वो हैबिट तुम्हारे ना दिमाग की छूट जाएगी स्पून फीडिंग की, कि बस कोई बोले और हम सुनते जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, अप्लाई ऑल दिस थिंग, बहुत सारा ज्ञान है इसमें, यूट्यूब पे भी एक बार अपलोड होगा, जो जो जॉट डाउन करना है करना, टाइम निकालना, और बस स्ट्रेटेजी यही है, होलसोल स्ट्रेटेजी यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और पूरी क्लास में भी हम यही करते हैं और स्ट्रेटेजी भी यही है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू मैम। ओके।